ठीक है, तो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, शॉर्ट में बोलेंगे क्या, एनएलएम, है ना। तो उसमें लिखो, अब तक हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है ना, क्या पढ़ा था, काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, स्टडी ऑफ मोशन, मतलब मोशन के बारे में पढ़ा था, है ना, मोशन के डिटेल्स के बारे में पढ़ा था, ध्यान दो, है ना। तो मोशन के डिटेल्स के बारे में पढ़ा था, मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। मतलब बिना ये जाने कि मोशन क्यों हो रहा है, वो बिना जाने हम क्या पढ़ रहे थे, मोशन के बारे में पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, मोशन का कॉज, क्या पढ़ेंगे, मोशन का कॉज, यानी कि फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो लिखो इसमें, तो बोलो, लिखो इन काइनेमेटिक्स, 2-3 पॉइंट लिखो जो मैं बोल रहा हूँ, फटाफट लिखो इन काइनेमेटिक्स, जल्दी लिखो फटाफट सब लोग, लिखो इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी, लिखो जल्दी यार, टाइम वेस्ट कर रहे हो। देखो इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी डिटेल्स ऑफ मोशन, इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी डिटेल्स ऑफ मोशन। डिटेल्स ऑफ मोशन मतलब जो काइनेमेटिक्स के वेरिएबल्स थे ना, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम, इन सब के बारे में पढ़ते थे ना। तो लिखो दैट इज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एटसेट्रा, है ना। दैट इज, लिखो, देख क्या रहे हो, लिखो इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी ऑफ डिटेल्स ऑफ मोशन, दैट इज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा। अरे जो तुम्हें आता सब लिख दो, लिखो एटसेट्रा। अरे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा। लिखो इन दिस चैप्टर, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट, इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट कॉज ऑफ मोशन, इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट कॉज ऑफ मोशन, that is force, cause of motion, that is force, that is force, ठीक है। तो फिर डालना है फोर्स, है ना। फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है बताओ, तो बताओ, 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा ना, फोर्स क्या होता है, 9वीं में। फोर्स क्या है, पुश और पुल, जिससे किसी बॉडी का क्या होगा, किसी बॉडी के स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं, है ना। फोर्स क्या है, पुश और पुल, जिससे किसी बॉडी के हम क्या कर सकते हैं, उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, बॉडी का स्टेट क्या होता है, बॉडी का स्टेट क्या होता है, रेस्ट और मोशन। तो इसका मतलब फोर्स क्या है, ये पुश और पुल है, जिससे क्या करेगा कि बॉडी का स्टेट चेंज होगा। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगा तो उसको हम मोशन में ला सकते हैं, मतलब मोशन में लाने का ट्राई कर सकते हैं, फिर मोशन में ला सकते हैं। अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट करने का, मतलब रेस्ट में लाने का प्रयास कर सकते हैं, या फिर रेस्ट भी ला सकते हैं। तो लिखो इट इज अ पुश और पुल को फोर्स में, फोर्स और इधर को एफ, इट इज अ पुश और पुल, इट इज अ पुश और पुल that tends to change, है ना, that tends to change the state of the body, that tends to change the state of the body, है ना। तो बॉडी का स्टेट चेंज करने का ट्राई करता है ना, मतलब जरूरी नहीं कि चेंज ही कर दे ना, कर भी सकता और नहीं भी। तो क्या है, इट इज अ पुश और पुल दैट टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं फोर्स। अब आता है इफेक्ट ऑफ फोर्स, क्या पढ़ना होगा, फोर्स के इफेक्ट। तो फोर्स का इफेक्ट क्या क्या होता है, सब 9th वाली चीज हमें भी पढ़ना है ना, मान चलें तुम्हें आता होता कुछ नहीं है ना। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, बोलो, फोर्स क्या कर सकता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट है तो उसको मोशन में लाने का ट्राई कर सकता है, या फिर ला सकता है, उसका शेप और साइज चेंज कर सकता है। अगर
मोशन में है तो उसको रोक सकता है और उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। किसी बॉडी के मोशन का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो 4 पॉइंट लिखो। तो पहले लिखो प्रोड्यूस और ट्राई टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी। प्रोड्यूस और ट्राई टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी। लिखा? प्रोड्यूस और ट्राई टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी। अगला लिखो। चल नहीं रहा इसका। अगला लिखो स्टॉप। सेकेंड पॉइंट ना, स्टॉप और ट्राई टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी। सेकेंड पॉइंट स्टॉप्स और ट्राई टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी। अगर कोई मतलब बॉडी मूव कर रही है तो इसको रोक सकता है और रोकने का ट्राई कर सकता है ना। नेक्स्ट लिखो। लिखा? इट स्टॉप्स और ट्राई टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी ना। अगला लिखना चेंज और ट्राई टू चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। चेंज और ट्राई टू चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। चेंज और ट्राई टू चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। लिखो इट प्रोड्यूसेस चेंज इन शेप एंड साइज। It produces change in shape and size। ठीक है ना? चारों पॉइंट लिख लिए सबने। चेंज इन शेप एंड साइज, चारों पॉइंट हो गए। फिर अगला है लिखना कॉज ऑफ फोर्स। फोर्स का कारण क्या है ना, कॉज ऑफ फोर्स है ना। नेक्स्ट है कॉज ऑफ फोर्स। कॉज ऑफ फोर्स। तो फोर्स का कारण क्या होता है कि जब भी दो बॉडी क्या करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी। दो बॉडी क्या करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी। तो मतलब एटलीस्ट दो बॉडी क्या करे, इंटरेक्ट करे, तो उनकी वजह से क्या होगा, फोर्स आएगा। अच्छा, इंटरेक्शन के लिए जरूरी नहीं कि बॉडी क्या हो, कांटेक्ट में हो, दूर दूर से भी इंटरेक्शन हो सकता है। तो जो दूर से इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं फील्ड वाले फोर्स ना, फील्ड फोर्सेस या नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है ना। तो लिखो फोर्स कम इनटू द पिक्चर। इसमें लिखो कॉज ऑफ फोर्स में लिखो फोर्स कम इनटू द पिक्चर। कॉज ऑफ फोर्स में लिखो फोर्स कम इनटू द पिक्चर। Force come into the picture only when force come into the picture. Come into the picture only when there is an interaction between at least two bodies, interaction between at least two bodies, ब्रैकेट में लिखना molecules, two bodies, ब्रैकेट में क्या लिखना, molecules। however देखो however लिखा, between two bodies, ब्रैकेट में molecule, full stop। however two interacting body, however लिखना, फिर ब्रैकेट लगा देना। however two interacting body need not to be in contact, however क्या लिखा, however two interacting body need not to be into contact,
तो जरूरी नहीं कि वो कांटेक्ट में हो। फिर उसका आप कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो ये एक दरवाजा है, ठीक है ना, और एक यहाँ पर इसको क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है ऐसे। तो यहाँ पर क्या है कि वॉल और मैन के बीच में क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट है। यहाँ पर क्या है, यहाँ तो मैन एंड डोर आर इन कांटेक्ट। यहाँ पर कांटेक्ट क्या है, और जैसे मान लो ये मान लो कोई एक है ना ट्री है ना, पेड़ है, और यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी फ्रूट है या फिर आम मान लो ना, आम या सेब मान लेते हैं ना, सेब, ठीक है ना। तो सेब गिरा, तो सेब पे क्या फोर्स लगेगा, सेब पे फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। तो अर्थ क्या करेगी, इसको खींचेगी, और नीचे कौन है, अर्थ, ठीक है ना, नीचे कौन है, अर्थ। तो अर्थ क्या करेगा, सेब को अपनी तरफ खींचेगा, और ये तुम्हारा जो एप्पल है ये अर्थ को खींचेगा। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन है वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। तो यहाँ क्या लिखोगे, क्या लिखोगे कि अर्थ और जो तुम्हारा एप्पल है आर नॉट इन कांटेक्ट, है ना। हाँ, अर्थ एंड एप्पल आर नॉट इन कांटेक्ट। जहां पर कांटेक्ट होता है उसको कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे, जहां पर कांटेक्ट नहीं हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, नॉन कांटेक्ट या फिर फील्ड फोर्सेस। क्या बोलेंगे, फील्ड फोर्सेस, ठीक है। तो इतना लिख लिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स का जो यूनिट होता है, यूनिट है ना, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, है ना, न्यूटन एन। अच्छा, उसी को और लिखते हैं ऐसे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये फोर्स का एसआई यूनिट हो गया ना, फोर्स का ये एसआई यूनिट होता है न्यूटन। और जो इसका सीजीएस यूनिट होता है डाइन। क्या होता है, डाइन, डाइन, ठीक है, डाइन। और हमें पता है कि एक न्यूटन कितने डाइन होता है, बोलो, एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। तो एक न्यूटन जो होता है वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। एक न्यूटन जो होता है वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है, ठीक है। लिख लो इसको फटाफट। इसके अलावा अदर यूनिट भी होती है ना, अदर यूनिट, अदर यूनिट जैसे कि एक होता है केजीएफ, है ना, 1 केजीएफ, 1 किलोग्राम फोर्स, 1 किलोग्राम फोर्स, या फिर किलोग्राम वेट भी बोलते हैं ना, इसे बोलते हैं किलोग्राम वेट। तो 1 केजीएफ मतलब होता है कि अगर एक सुना कि 1 केजी, सुना 1 किलोग्राम वेट क्या होता है कि अगर 1 केजी मास है तो अर्थ उससे कितना, मतलब अर्थ उसको कितने फोर्स से पुल कर रही है। तो पुल किस फोर्स से करेगी, तो बोल सर 1 केजीएफ का मतलब हो जाएगा कि अर्थ 1 केजीएफ का मतलब क्या होगा, अर्थ 1 केजी वेट मतलब 1 केजी मास को जितने फोर्स से पुल करेगी तो उसको क्या बोलेंगे, 1 केजीएफ। तो 1 केजीएफ का मतलब हो जाएगा 1 × g, सॉल्व करेंगे तो आएगा 9.8 न्यूटन। यानी 1 केजीएफ जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 9.8 न्यूटन। मतलब 1 केजी मास को अर्थ जिस फोर्स से पुल करेगी उसको बोलेंगे 1 केजीएफ। फिर ऐसे आएगा 1 जीएफ। तो इसका मतलब एक ग्राम, है ना, 1 ग्राम मास को अर्थ जिस फोर्स से पुल करेगी उसको क्या बोलेंगे, 1 जीएफ, ठीक है ना। तो 1 जीएफ का मतलब क्या हो जाएगा, तो 1 जीएफ का अगर वेट निकाले तो 1 ग्राम, है ना, क्या जाएगा 1 ग्राम, क्या जाएगा 1 ग्राम। तो 1 ग्राम को अगर लिखोगे तो 1000 से डिवाइड करो तो केजी में आ जाएगा, इंटू जी करोगे, इंटू क्या करोगे, जी, तो इतने न्यूटन आएगा, इतने। अगर इसको डाई में चेंज करोगे, ध्यान दो, 1 जीएफ मतलब कि m × g, अरे क्या होता है
अरे 1 GF मतलब 1 ग्राम मास पे अर्थ जितना पुल लगाएगी, तो कितना लगाएगी mg। अरे कितना लगाएगी mg, और m कितना है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम को केजी चेंज करो तो 1000 से डिवाइड करोगे, और यहाँ g, और g कितना होता है 9.8, तो ये आएगा 1/1000 इंटू 9.8 न्यूटन। अगर इसको सीजीएस में चेंज करो तो हमें पता है 1 न्यूटन कितना होता है 10 की पावर 5, तो लिखा है 10 की पावर 3, और ये लिखा है 9.8 न्यूटन। न्यूटन को डाइन में चेंज करो तो 10 की पावर 5, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 10 की पावर 2 इंटू 9.8, तो 1 न्यूटन जो आएगा 980 डाइन के बराबर, सॉरी 1 GF जो होगा 980 डाइन के बराबर होगा, ठीक है ना। तो 1 GF किसके बराबर है 980 डाइन, लिख लो, ठीक है ना। तो सबने लिख लिया कि 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन और 1 GF इक्वल टू 980 डाइन, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डाल लो टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो अब नई हेडिंग डालना है टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, तो फोर्स को हम क्लासिफाई करते हैं 2 टाइप से, ठीक है ना, मतलब 3 टाइप से क्लासिफाई करेंगे। लिखो जल्दी, पहले लिखो फटाफट बताते हैं फिर। तो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, फिर अगला है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ, अरे बातें नहीं करो यार, हमेशा बातें करते रहते हो, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्टेंट, है ना। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात, बेसिस की बात करो तो अपने पास नेचर में 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्स होते हैं ना, 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं ना, 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, मतलब यूनिवर्स में सिर्फ 4 टाइप के फोर्सेस पाए जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन तो यहाँ पर 2 टाइप का होगा, एक होगा कांटेक्ट फोर्स और दूसरा होगा नॉन कांटेक्ट। नॉन कांटेक्ट को ही बोलेंगे फील्ड फोर्सेस ही बोलेंगे, फील्ड फोर्सेस। और ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट के बेसिस पर 2 टाइप के होंगे, एक होगा बैलेंस फोर्स और दूसरा अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, अब जो 4 फंडामेंटल है, ध्यान देना 4 फंडामेंटल वो इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान देना। तो पूरे यूनिवर्स में सिर्फ 4 टाइप के फोर्स पाए जाते हैं, है ना। कितने टाइप के 4 टाइप के, तो यहाँ चारों में लिख रहा हूँ ना। तो पहला आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, पहला क्या आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर अगला आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। फिर आएगा हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स, और फिर आएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो पूरे यूनिवर्स में बस ये 4 टाइप के फोर्सेस पाए जाएंगे। अच्छा, ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूक्लियस के विद इन द न्यूक्लियस होंगे, यानी कि जो डेली लाइफ में हम जो फोर्सेस ऑब्जर्व करेंगे वो सिर्फ कौन कौन से होंगे, सिर्फ ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अच्छा, अर्थ के पुल के अलावा, जैसे अर्थ पे हम लोग हैं तो अर्थ पे जो इसे ये क्या कर रहा है, इसको अर्थ क्या कर रहा है, अपने तरफ खींच रहा है, तो इसमें जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, अभी ग्रेविटेशनल। और इसके अलावा जितने भी फोर्स होंगे अर्थ पे, जो भी हम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे वो सारे के सारे फोर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यानी कि अर्थ के पुल के अलावा बाकी सारे फोर्सेस क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यानी डेली लाइफ में जितनी फोर्सेस हम देख रहे हैं
वो सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना। जैसे मान लो किसी चीज को मैं धक्का दिया, है ना, कुछ भी मैंने किया, मसल फोर्सेस, मान लो ड्रैग फोर्सेस, बायनेंसी फोर्सेस, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ये सारे के सारे क्या हैं, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। सिर्फ अर्थ का जो वेट है, जैसे अर्थ क्या करता है, अर्थ किसी चीज को पुल करता है तो वो जो फोर्स लगता है वो क्या है हमारा ग्रेविटेशनल, और बाकी सारे क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और ये वाले जो फोर्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर लगते हैं ना, ये कहाँ लगते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना। तो जो डेली लाइफ में फोर्सेस ऑब्जर्व करेंगे वो सारे के सारे इन दोनों कैटेगरी में आ जाएंगे, और 99% जो फोर्सेस होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स आता है वो आता है मास मास इंटरेक्शन की वजह से। कैसे आता है, मास मास इंटरेक्शन की वजह से। हमने पढ़ रखा है कि अगर दो मासेस m1 और m2 हैं, r दूरी पे रखे हैं, तो इनमें फोर्स लगता है कितना, बोलो Gm1 m2 बाई r स्क्वायर। इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है वो आता है चार्ज चार्ज इंटरेक्शन से। कैसे आता है, चार्ज चार्ज इंटरेक्शन से। तो यहाँ भी अगर दो चार्जेस Q1 Q2 r दूरी पे रखे हैं तो उसमें फोर्स लगता है K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। इसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ, है ना। इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ, है ना। इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक है। तो जो भी नेचर में फोर्सेस पाए जाएंगे वो सिर्फ कौन से होंगे, ये दो होंगे, और बाकी ये विद इन द न्यूक्लियस होंगे। ये दोनों क्या होंगे, विद इन द न्यूक्लियस। तो ये दोनों फोर्सेस जो होंगे वो विद इन द न्यूक्लियस होंगे, विद इन न्यूक्लियस होंगे। अच्छा, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, ध्यान देना, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो क्या करता है, जैसे हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो न्यूक्लियस में देखो ढेर सारे प्रोटॉन है बहुत कम जगह पे, ध्यान दो। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, छोटा सा न्यूक्लियस है, उसमें ढेर सारे प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इन पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, भयंकर रिपल्सन होगा। लेकिन सोचो वो भी फिर भी न्यूक्लियस के अंदर है, तो उनको बाइंड करके कौन रखता है, न्यूक्लियर फोर्स। यानी न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे वीक फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स तभी पिक्चर में आएगा जब क्या होगा, मासेस क्या होंगे, हैवी होंगे। जैसे एक मास बहुत बड़ा हो, एक छोटा हो, तब भी लग जाएगा। या दोनों मासेस क्या होंगे, भारी भारी। अगर ये मान लो दोनों मासेस हैं, दोनों के मासेस हैं बहुत कम कम हैं, तो इनमें फोर्स क्या होगा, लगभग नेग्लिजिबल होगा। सोचो ना, इन दोनों में भी फोर्स लग रहा होगा, लेकिन ये क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, सबसे वीकेस्ट फोर्स है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियस को क्या रखता है, बाइंड रखता है। कैसे बाइंड रखता है, तो वो लोग सर ये क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन। तो प्रोटॉन प्रोटॉन में क्या होगा, भयंकर रिपल्सन होगा, तो उसको भी क्या कर रखेगा, ये होल्ड रखेगा, मतलब न्यूक्लियस को स्टेबल रखेगा। तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और जो तुम्हारा वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, जब भी कोई क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डिके रिएक्शन होती है ना, जब कोई भी न्यूक्लियस टूटता है तो उसमें क्या होता है, अल्फा बीटा गामा सारे, मतलब अल्फा बीटा ये सब पार्टिकल्स निकलते हैं। तो उनमें भी क्या होता है, कुछ फोर्सेस लगते हैं। तो वहाँ पर हम वीक न्यूक्लियर फोर्स देखते हैं ना। तो यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे वीक ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ गए ना। तो मैग्नीट्यूड के बेसिस पर चार फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। मतलब यूनिवर्स में सिर्फ 4 टाइप के फोर्सेस ही पाए जाते हैं। कौन कौन से, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, डेली लाइफ में जो फोर्सेस हम देखते हैं उसमें 99% सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जैसे मान लो मैं बोर्ड पे लिख पा रहा हूँ, है ना, बोर्ड पे मैं लिख पा रहा हूँ, तो किसकी वजह से लिख पा रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। कैसे, इसको बोलते हैं कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। जैसे मान लो मैं लिख पा रहा हूँ, तो यहाँ इससे जो इंक निकला और जो बोर्ड के मॉलिक्यूल्स है, उन दोनों में क्या हुआ, चार्ज इंटरेक्शन हुआ, तो आपस में क्या आ गए, चिपक गए। जैसे मान लो मैं ये मेरी उंगली यहाँ पर बदी, मतलब ऐसे लटकी हुई है ना, जुड़ी हुई है। क्यों जुड़ी हुई है, तो बोलो सर ये गिर क्यों नहीं जा रही है टूट के, क्योंकि यहाँ पर क्या है,
चार चार्ज इंटरेक्शन है। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ से अगर मान लो यहाँ टूट के क्यों नहीं गिर रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चार चार्ज इंटरेक्शन है। यानी दुनिया में जो भी सारे फोर्सेस पाए जाते हैं उसमें 99% केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और अर्थ के पुल के अलावा सारे के सारे फोर्सेस हम कौन से पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसे स्ट्रिंग फोर्स है तो स्ट्रिंग में क्या आता है, स्ट्रिंग खींचो तो उसमें एक टेंशन डेवलप होता है, तो वो भी क्या होगा, चार चार्ज इंटरेक्शन। मसल फोर्सेस भी क्या होंगे, चार चार्ज इंटरेक्शन। अगर मान लो इसको मैंने धक्का दिया ऐसे वॉल को, तो ये भी क्या हुआ, चार चार्ज इंटरेक्शन हुआ। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, चार चार्ज इंटरेक्शन से ही होते हैं। अर्थ का, जैसे अर्थ क्या करती है, चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो वो वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल। और बाकी सारे के सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और ये तो न्यूक्लियस के अंदर होगा, तो ये वाला अभी हम नहीं पढ़ेंगे ना, समझ गए? तो लिख लो फटाफट। तो इसका मतलब अगर तुमसे ऑर्डर पूछे, ऑर्डर क्या पूछे, कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा फोर्स के मैग्नीट्यूड का। ठीक है, जल्दी से कांटेक्ट फोर्स में कांटेक्ट हो रहा हो, जैसे मान लो मैं इसको पुल कर रहा हूँ, किसी को खींच रहा हूँ, तो इसमें कांटेक्ट हो रहा है। फ्रिक्शन फोर्सेस, नॉर्मल फोर्सेस, नॉर्मल मतलब कि कोई भी बॉडी अगर किसी सरफेस पे रखा है तो सरफेस क्या करेगी, उसको फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ, इसको बोलेंगे नॉर्मल फोर्सेस। फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सारे के सारे क्या हैं, कांटेक्ट फोर्स, इसमें कांटेक्ट जरूरी है। और एक होता है फील्ड फोर्सेस, जो कि दूर से लग जाए, तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। ये चार में जो फोर्स लग रहा है वो हवा में लग जाता है, मैग्नेट में भी हवा में लग जाता है ना। तो जिसमें दूर से फोर्स लग जाए उसको क्या बोलते हैं, फील्ड फोर्सेस। क्या बोलते हैं, या नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब अगर आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्टेंट, ध्यान देना, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्टेंट, तो उसमें है बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। तो अगर मान लो किसी बॉडी में बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं और बॉडी मूव ही ना करे, तो फोर्स कैसा है, बैलेंस है। अगर बॉडी मूव करने लगे, एक्सेलरेशन आ जाए, तो कैसा हो जाएगा, अनबैलेंस। अगर कोई बॉडी मान लो रेस्ट में है, तो उसमें तुमने बहुत सारे फोर्सेस लगाए और बॉडी मूव ही नहीं किया, तो फोर्स कैसा हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अगर बॉडी रेस्ट में है और तुमने फोर्स लगाया, बॉडी मूव करने लगी, तो फोर्स कैसा हो जाएगा, टोटल अनबैलेंस। ठीक है ना। तो ये हो गया फोर्स का क्लासिफिकेशन। अब हेडिंग डालना है न्यूटन फर्स्ट लॉ, है ना। हेडिंग डालो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, है ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, ये सबने लिख लिया होगा। तो अब नया हेडिंग डालना है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो सबको याद है क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है, क्या होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। क्या है, स्टेटमेंट क्या है, बोले जी, पढ़ा होगा ना कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए, जब तक उस पर कोई बाहरी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं अप्लाई करते हो, तब तक वो अपने स्टेट का चेंज नहीं करेगी, मतलब स्टेट चेंज का अपोज करेगी। स्टेट चेंज का क्या करेगी, अपोज करेगी। तो देखो इसमें फर्स्ट लॉ देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, जल्दी देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ में लिखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, if an object is at rest, it will continue to be at rest. According to first law, if an object is at rest, it will continue to be at rest. लिखा it will continue to be at rest, comma, if an object is in motion, continue to be at rest.
कॉमा इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, देखा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, है ना, मतलब मोशन यूनिफॉर्म रहेगा ना, कि नहीं अगर मान लो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी ना, तो टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन until an external unbalanced force, until an external unbalanced force is applied on it। तो यहाँ देखना अनबैलेंस लिखा है ना, until an external unbalanced force is applied on it, ठीक है, जब तक हम कोई बाहरी अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक उसके स्टेट में चेंज नहीं होगा, है ना, उसके स्टेट में चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें लिखो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना, लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब इस लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो फर्स्ट पॉइंट, देखो इट डिफाइन फोर्स एंड इट्स नीड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इस मतलब लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखो फर्स्ट पॉइंट, इट डिफाइन फोर्स एंड इट्स नीड, इट डिफाइन फोर्स एंड इट्स नीड, मतलब फोर्स की जरूरत को बताया है ना इस लॉ ने। इट डिफाइन फोर्स एंड इट्स नीड यानी कि नेसेसिटी, है ना। अगला लिखना, इट डिफाइन एंड एक्सप्लेन, नेक्स्ट पॉइंट, इट डिफाइंड एंड एक्सप्लेन, सेकंड पॉइंट ना, इट डिफाइंड एंड एक्सप्लेन inertial frame of reference, it defined and explain inertial frame of reference, it defined and explained inertial frame of reference, लिखा। तो हमें पता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ऐसा फ्रेम जो कि क्या हो, या तो रेस्ट में हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। देखो हमने फ्रेम पढ़ा था, वो मतलब फ्रेम क्या है, जहां से किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट की मोशन को हम ऑब्जर्व करते हैं उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब वो दो टाइप का था, एक इनर्शियल दूसरा नॉन इनर्शियल। तो इनर्शियल क्या था कि अगर बॉडी क्या है, अगर जो तुम्हारा ऑब्जर्वर है या तो रेस्ट में है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसको बोलते थे इनर्शियल। और नॉन इनर्शियल में क्या था, ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा था। ऑब्जर्वर क्या था, अगर कोई एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट है, मतलब एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर है तो उसको बोलेंगे नॉन इनर्शियल। और इनर्शियल क्या होता है कि ऑब्जर्वर या तो रेस्ट में है या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं कर रहा है, तो उसको बोलेंगे इनर्शियल। अगर उसके पास कोई एक्सेलरेशन है तो वो कहलाएगा नॉन इनर्शियल। तो जो तुम्हारा फर्स्ट लॉ है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन को बताता है ना, ठीक है ना। तो क्या लिखा, इट डिफाइंड एंड एक्सप्लेन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगला लिखो, इट प्रोवाइड, थर्ड पॉइंट, इट प्रोवाइड कंडीशन फॉर सेकेंड लॉ, इट प्रोवाइड कंडीशन फॉर सेकेंड लॉ। मतलब ये सेकेंड लॉ को एक कंडीशन प्रोवाइड करता है कि सेकेंड लॉ हमेशा वैलिड नहीं है। कब वैलिड है, इनर्शियल फ्रेम में। कब वैलिड है, सिर्फ इन न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है वो कब वैलिड है, सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में। कब वैलिड है, यानी कि जब ऑब्जर्वर या तो रेस्ट में हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तभी क्या है, न्यूटन्स के लॉ वैलिड है, मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड है। तो ये सेकेंड लॉ के लिए कंडीशन बनाता है, वो बोलता है सेकेंड लॉ सिर्फ तुम वैलिड होगे कब, इनर्शियल फ्रेम में। तो क्या लिखो, क्या लिखा, इट प्रोवाइड कंडीशन फॉर सेकेंड लॉ, दैट इज सेकेंड लॉ इज वैलिड इन inertial frame only, that is second law is valid in inertial frame only। क्या लिखा, it
provide condition for second law, that is second law is valid in inertial frame only. Second law is valid in inertial frame only. फिर अगला पॉइंट लिखना नेक्स्ट, इसी को और क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लिखो इट आल्सो कॉल्ड गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, इट आल्सो कॉल्ड गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। ये क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है, क्या लिखा, इट क्या लिखा, इट आल्सो कॉल्ड गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। लिखो जल्दी से, इट आल्सो कॉल्ड गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, तो ये हमने फर्स्ट लॉ के बारे में लिख लिया। अब आता है इनर्शिया क्या होता है ना, अगला क्या है, इनर्शिया क्या होता है, तो बताओ इनर्शिया क्या होता है ना, इनर्शिया क्या होता है, जल्दी बताओ। हाँ तो लिखो इनर्शिया क्या होता है, किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी, ध्यान देना, इनर्शिया क्या होता है, किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिससे वो अपने स्टेट चेंज का अपोज कर सके, मतलब किसी बॉडी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिससे वो अपने स्टेट चेंज का अपोज करे। मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट रहना चाहेगी, अगर मोशन में है तो स्टेट क्या होता है, रेस्ट या फिर मोशन। तो लिखो इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, inertia is a property of a body due to which inertia is a property of a body due to which it opposes any change. Inertia is a property of a body due to which it opposes any change in its state, any change in its स्टेट, स्टेट मतलब रेस्ट और मोशन, लिखना दैट इज रेस्ट और मोशन, दैट इज रेस्ट और मोशन, एनी चेंज इन इट्स स्टेट, एनी चेंज इन इट्स स्टेट दैट इज रेस्ट और मोशन। ठीक है, तो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू आता है मास, इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू क्या आता है, मास। तो अगर किसी बॉडी का मास बहुत ज्यादा है, ध्यान देना, अगर किसी बॉडी का मास बहुत ज्यादा है तो उसका इनर्शिया क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ लिख सकते हो इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास, फिर उसके नीचे लिख सकते हो इनर्शिया इज द मेजरमेंट ऑफ मास। लिखो या फिर मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी, इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि मास इज द मेजरमेंट ऑफ, mass is the measurement of inertia। ठीक है ना, तो इनर्शिया ध्यान देना, इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा है। तो यहाँ से कर सकते हैं मास क्या है, इनर्शिया का मेजरमेंट है। अच्छा, इसका कोई भी वैल्यू नहीं होती, इसकी वैल्यू हम निकाल नहीं सकते ना, इसकी वैल्यू हम निकाल नहीं लिख सकते ना। तो देखो इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, ओनली कंपेयर है ना, ओनली कंपेयर है ना, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती ना, नो वैल्यू एंड नो यूनिट। ठीक है ना, तो मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया क्या है, ज़्यादा है। इसको हम निकाल नहीं सकते, सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं, है ना, इसको निकाल नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। लिखो जल्दी। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ इनर्शिया, ध्यान देना, अब आता है टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया के टाइप क्या क्या है बताओ जल्दी से, बोलो टाइप्स ऑफ इनर्शिया, बोलो फटाफट। हाँ, इनर्शिया के 3 टाइप हैं, एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, फिर अगला क्या है, हाँ इनर्शिया ऑफ मोशन, फिर अगला क्या है, हाँ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।
इनर्शिया के ये 3 टाइप हो गए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, लिख लो जल्दी से फटाफट, फिर सबके एग्जांपल लिखेंगे करके। तो तुम्हें क्या करना है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या करना है, डेफिनेशन खुद से लिखना है। ठीक है, इन सबका डेफिनेशन लिखना है खुद से। अब इनके सबके एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ ना, ध्यान दो ना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, ध्यान दो सारे लोग। तो सबके डेफिनेशन तुम्हें खुद लिखने हैं पहले ना, तो 2-2 लाइन का डेफिनेशन है, सिंपल सिंपल, वो लिखना है खुद से। अब सुनना, तो अगर मैं बोलूँ कुछ एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ, बताना कि किसका एग्जांपल है, सुनना ध्यान से। जैसे मान लो पहले एग्जांपल, जैसे मान लो मैं बस में बैठा हूँ ना, बस में बैठा हूँ और बस 20 स्पीड से जा रही है, 20 स्पीड से जा रही है। अचानक बस ने ब्रेक मार दिया, तो हम क्या होंगे, आगे झुकेंगे कि पीछे? ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है? ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? तो बोले सर देखो, जब बस 20 स्पीड से चल रही थी तो इसका तुम्हारे बॉडी का हर एक पार्ट भी किससे चल रहा था? 20 स्पीड से, है ना। बॉडी का हर एक पार्ट 20 स्पीड से चल रहा था। जैसे ही बस वाले ने ब्रेक मारा, वैसे ही बस का फ्लोर क्या हो गया, रुक गया। तुम्हारा पैर भी क्या हो गया, रुक गया, क्योंकि पैर तुम्हारा क्या है, फ्लोर से, बस के फ्लोर से क्या है, कांटेक्ट में है। लेकिन जो अपर पार्ट बॉडी का है वो भी क्या है, 20 स्पीड से तो मूव कर रहा है। और तो हमने पढ़ा कि इनर्शिया क्या होता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, तो नीचे वाला पार्ट तो रुक गया, लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है उसकी स्पीड पहले क्या थी, b, तो बाद में भी क्या रहना चाहेगी, b। तो इसलिए तुम्हें क्या होगा, तुम्हें ऐसे करके ऐसे आगे लगेगा। तो किसका एग्जांपल है ये, इनर्शिया ऑफ मोशन का। यानी पहले पूरी बॉडी 20 स्पीड से मूव कर रही थी, तो बस ने मारा ब्रेक, तो उसका फ्लोर रुका, तुम्हारा पैर भी रुका, लेकिन ये अपर बॉडी क्या कर रही थी, मूव कर रही थी 20 स्पीड से, तो किधर जाएगी, आगे जाना चाहेगी। तो हमें क्या लगेगा, हम क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ झुक जा रहे हैं। तो किसका एग्जांपल है ये, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन। अगला, अगर मान लो बस में फिर से बैठो ना, बस में फिर से बैठो, इस बार बस क्या है, रेस्ट में, बस क्या है, रेस्ट में। अचानक बस चलने लगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो हम पीछे से जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि बस अगर रुका है, अगर बस क्या है, तो बॉडी का हर एक पार्ट भी क्या है, रुका है। अचानक बस अगर चलना स्टार्ट करेगा तो उसका फ्लोर मान लो 20 स्पीड से आगे गया, फ्लोर क्या हो गया, 20 स्पीड से आगे गया, तो बॉडी का जो पैर है वो भी किससे जाएगा, 20 से आगे। लेकिन ये तो अपर वाला पार्ट रेस्ट में, तो रेस्ट रहना चाहेगा, तो बॉडी आगे जाएगा, तो हमें क्या फील होगा कि हम पीछे जा रहे हैं। तो किसका एग्जाम्पल है ये, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, अगला एग्जाम्पल समझना। जैसे मान लो तुमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे कि लोग क्या करते हैं, एक पानी का ग्लास लेते हैं, ठीक है ना, और नीचे कपड़ा लेते हैं ना, और उसको झटके से ऐसे खींचते हैं, तो पानी वहीं रहता है और कपड़ा निकल जाता है। किसका एग्जाम्पल है ये, बोलो किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की, किसका, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। अरे पानी उसमें रखा हुआ था ग्लास में, तो रेस्ट में रहे तो रेस्ट में रह जाएगा, तुम अगर झटके से खींचोगे तो क्या होगा, वहीं पर रह जाएगा। हाँ, अगर उसका मास कम होगा तो एनर्शिया कम होगा, तो हो सकता है वो गिर जाए। अगर मास ज़्यादा है, मतलब उसका वेट ज़्यादा है जिसमें रखा है ग्लास का, तुम अगर झटके से खींचोगे तो क्या होगा, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा। तो किसका एग्जाम्पल है ये, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। अगला एग्जाम्पल है, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक ब्लैंकेट है ना, गंदा सा, धूल है पूरा, और तुमने क्या किया, ब्लैंकेट को से पेटना स्टार्ट किया, तो उसकी धूल बाहर आ गए, तो किसका एग्जाम्पल है ये, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। अरे जब तुमने ब्लैंकेट था उसमें, उसके पोर में क्या था, देखना ना, उसके पोर में क्या था, बहुत सारे धूल के पार्टिकल भरे बैठे हुए थे, ध्यान दो, धूल के पार्टिकल बैठे हुए थे, तुमने डंडा मारना स्टार्ट किया, तो धूल के पार्टिकल तो रेस्ट में थे ना यार, तो तुमने डंडे को मारा, तो उसके जो पूरा तुम्हारा ब्लैंकेट था उसका पूरा मटेरियल आगे गया, तो पार्टिकल तो रेस्ट में, तो रेस्ट होना चाहेंगे, तो वो अपनी जगह रह जाएंगे, और वो आगे चला जाएगा तो बाहर आ जाएंगे, तो मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे, मतलब जो पार्टिकल वो बाहर आ जाएंगे। तो किसका एग्जांपल है ये, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। अगला एग्जांपल, मान लो आम का पेड़ है ना, ये अमरूद का पेड़ है, ठीक है, तुम गए और देखा बहुत सारे अमरूद लगे हैं, तुमने क्या किया, पेड़ को ऐसे ऐसे करके हिला दिया, सारे अमरूद नीचे गिर गए। किसका एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कैसे, जैसे तुमने इसको हिलाना स्टार्ट किया, तो अमरूद मान लो यहाँ पर लटके हुए हैं, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर लटके हुए हैं, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, तुमने इसको हिलाना स्टार्ट किया, तो अपनी जगह पर रेस्ट में, तो रेस्ट होना चाहेंगे, तो अमरूद का पूरा जो पेड़ है आगे जाएगा, तो अपनी जगह पर रहना चाहेंगे, तो क्या होगा, तो टूट जाएगा, और गिरा किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो किसका एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ। अगला, जैसे मान लो
जैसे मान लो कोई मान लो पहिया घूम रहा है ना ऐसे करके, ऐसे मतलब बाइक जा रही है या गाड़ी जा रही है और एक कीचड़ में जाते हुए जा रहे हैं ना, कीचड़ में, किस में जा रही है? कीचड़ में। तो कीचड़ में क्या होगा, पूरा इसके टायर पे बहुत सारे कीचड़ लगे होंगे, तो इसका पहिया भी घूम रहा है बहुत तेजी से, तो कीचड़ भी ऐसे घूम रहा होगा, यहाँ वाला कीचड़ ऐसे जा रहा होगा, यहाँ वाला कीचड़ और इधर वाला इधर, इधर वाला इधर। अचानक तुमने ब्रेक मार दिया, अचानक तुमने क्या मार दिया? ब्रेक मार दिया, तो क्या होगा? तो बोलो सर ये वाला कीचड़ इधर जाएगा, ये वाला कीचड़ इधर जाएगा और इधर वाला इधर जाएगा, तो ऐसे कीचड़ बाहर निकलता आएगा ऐसे करके ऐसे। तो किसका एग्जांपल है ये? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। किसका एग्जांपल है ये? इनर्शिया ऑफ। देखो ये वाला जो पार्ट मतलब तुम्हारा कीचड़ था वो इधर जा रहा था, तो तुमने ब्रेक मार दिया तो ये रुक गया पहिया, लेकिन इसकी टेंडेंसी थी इधर जाने की, इधर ही जाएगा, इसकी टेंडेंसी इधर भी इधर जाएगा, तो इसलिए तुम्हें ऐसे बाहर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना। अगला एग्जांपल है, जैसे मान लो, फोकस करना, जैसे मान लो कोई एक चीज मैंने लिया, एक मतलब धागा लिया और एक बॉल लिया और ऐसे करके घुमाया, ऐसे करके घुमाया, अचानक धागा कट कर दिया, तो बॉल किधर जाएगा? तो मान लो बॉल यहाँ बंधा हुआ था और इसको मैंने ऐसे घुमाया और यहाँ से कट कर दिया, तो बॉल किधर जाएगा? इधर जाएगा कि इधर जाएगा? इधर जाएगा ना। अगर मान लो ऐसे घूम रहा है तो इस पॉइंट पे इधर जा रहा होगा और तुमने कट कर दिया तो इधर जाएगा, तो किसका एग्जांपल होगा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। तो ऐसे जाना है घर से, 4-4 एग्जांपल सबके देख सोच के आना है ना, मतलब हर एक जो मैंने बताया उसके अलावा 4-4 एग्जांपल सोच के आना है। तो अगले टेस्ट में इससे 1-2 क्वेश्चन पेपर में दे देंगे। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो यहाँ से हमारा क्या खत्म होता है? बेसिक न्यूटन फर्स्ट लॉ खत्म होता है। तो तुम्हें क्या करना है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का डेफिनेशन लिखते हुए 2-2, 3-3 एग्जांपल, यूनिक एग्जांपल है ना, मेरे वाले एग्जांपल नहीं, मेरे जो मैंने नहीं बताए हैं उसके अलावा जो एग्जांपल है, अच्छे एग्जांपल लिखने हैं और डेफिनेशन लिखने हैं सबके। ठीक है, अब कल से हम पढ़ेंगे क्या? मोमेंटम, फिर न्यूटन सेकंड लॉ, ये सारी चीजें पढ़ेंगे ना। ठीक है।